हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर फर्स्ट, जिसमें है क्या, कब, कहाँ और कैसे, जो कि हिस्ट्री का है। मैं इससे पहले बता देना चाहता हूँ, इससे पहले एक मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है पॉलिटिकी का। उसमें थोड़ा मतलब कि थोड़ा बोलने में थोड़ा गलती हो गई है, मतलब थोड़ा उसमें वॉइस की जो लेवल है वो थोड़ा डाउन है। इसके लिए अब इस जो भी वीडियो बनेगी उसमें कोई वॉइस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके, तो बात करते हैं, शुरू करते हैं टॉपिक। लिखा हुआ है कि कैसे पता लगाएं कि यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तो तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो, फिर अखबार पढ़ सकते हैं, या साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था। तो तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हो जिसमें क्या उसमें उपस्थित रहे हो या समृद्धि रहे हो। समृद्धि मतलब क्या होता है, उपस्थित। समृद्धि मतलब होता है उपस्थित। ओके, तो लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था हम कैसे जान सकते हैं, बात स्वाभाविक है। जैसे कि कल के बारे में तो हमें पता चल जाता है, रेडियो सुनिए, अखबार पढ़ लिए या टेलीविज़न देख लिए इत्यादि वगैरह से कल के बारे में हमें पता चल जाता है। लेकिन बहुत पहले क्या है, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है कि अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। ओके, देखते हैं आगे क्या है। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे कि लोग क्या खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते थे, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। हम आखेटक, शिकारियों, पशुपालक, व्यापारी, पुरोहित, शिल्पकार इत्यादि वगैरह के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन सी खेल खेलते थे और कौन कौन सी कहानियाँ सुना करते थे। ओके, और कौन कौन सी नाटक देखा करते थे और फिर कौन सी गीत गाते थे। चलिए हम शुरू करते हैं अब टॉपिक से। बात करते हैं लोग कहाँ रहते थे। अगर हम लोगों के बारे में हम जान सकते हैं तो पहले वो लोग रहते कहाँ थे। तो बोलते हैं कि नर्मदा नदी का पता लगाएं, जो कि आपको यहाँ पर मानचित्र में दे रखे हैं। अपन का जो नर्मदा नदी है, एक मिनट। नर्मदा नदी के पता लगाने के बाद बोले गए हैं, तो नर्मदा नदी ये रहते, नर्मदा नदी के पास क्या था, कई लाख वर्ष पहले लोग इसी नदी के तट पर रहते थे। ये जो नदी है इसी नदी के तट पर रहते थे। और यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में से क्या थे, कुशल संग्राहक थे। क्या थे, कुशल संग्राहक थे, जो कि आसपास की विशाल संपदा से क्या थे, परिचित थे। अपने भोजन के लिए क्या करते थे, वो आसपास के जंगलों से भोजन प्राप्त करते थे, तथा जंगल में क्या करते थे, जानवर का शिकार भी करते थे। ओके, अब हम बात करते हैं, फिर बोला गया कि भारत के उत्तर पश्चिम में सुलेमान और कीर्था पहाड़ियों का पता लगाने के लिए बोला गया है। देखो, ये सुलेमान और कीर्था पहाड़ियाँ जो है आपको कहाँ है, आधुनिक रूप से ये पाकिस्तान में है। कहाँ है, पाकिस्तान में है। एक मानचित्र में दिखा देते हैं। ये रहा आपका सुलेमान और कीर्था। ये देखो, ये अपन का हो गया, इंडिया का हो गया। ये हो गया आपका जम्मू और कश्मीर। ये हो गया पाकिस्तान, और ये सिंधु नदी हो गया। ये हो गया पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्थ नदियाँ, मतलब पहाड़ियाँ स्थित हैं। सुलेमान और कीर्थ पहाड़ियों के बीच में क्या है बसा हुआ, मेहरगढ़, जो कि आगे आप पढ़ेंगे। तो मेहरगढ़ में ही क्या हुआ था, सुलेमान और कीर्थ पहाड़ी का पता लगाने के बोला गया है, जहाँ पर क्या हुआ था, सबसे पहले 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या किए थे, गेहूँ तथा जौ जैसे फसलें उगाना आरंभ किए थे। ये मुख्य रूप से मेहरगढ़ में पड़ता है। सुलेमान और कीर्थ जो पहाड़ियाँ वो कहाँ पड़ता है, देखो मेहरगढ़ में पड़ता है, जहाँ सबसे पहले क्या हुआ था, 8,000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले क्या किए थे, गेहूँ तथा जौ जैसे फसलें उगाना प्रारंभ किए थे। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू किए थे। ठीक है, आगे चैप्टर जो है से चैप्टर 2 में है, उसमें इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल्स दिया गया है कि मेहरगढ़ में ना, मतलब अंडाकार कब्र प्राप्त हुए थे, जिसमें लोगों के दफनाने का काम होता था, साथ में बकरी को भी दफनाया जाता था। इस तरह की चीज़ें अगले चैप्टर में आपको मिलेंगे। फिर बोला गया कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य पहाड़ियों में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाने के लिए बताया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जहाँ कृषि का विकास हुआ था, ये भी आपको अगले चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। कुलटीबा जो होता है यूपी में है, जहाँ मतलब कि कृषि का विकास हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। मानचित्र में सिंधु तथा इसकी सहायक नदी, सिंधु नदी का सहायक नदी कौन हो गई, झेलम, चेनाब, जो यही सब हो गए, देख लेते हैं।
मानचित्र के साथ हम क्लियर करते चलते हैं। देखो, ये जो आपका सिंधु नदी है, ये आपको मानेसर यूटी से चलते, यहाँ से चलते हैं मानेसर से, ठीक है, कश्मीर होते हुए कहाँ पहुँचते हैं, इधर आके मिल जाते हैं आपको अरब सागर में। तो इसका जो सहायक नदी है, झेलम हो गए, चेनाब हो गए, रावी हो गए, ब्यास हो गए, सतलज हो गए, सिंधु नदी के क्या है, सहायक नदी है। तो इस पर पता लगाने के लिए पता चला है, तो पता चला है कि सिंधु नदी के सहायक नदी का हमने पता लगाया, तो पता चला है कि सिंधु नदी जो सहायक नदी जो होते हैं क्या होते हैं, एक बड़ी नदी में जो कोई छोटी नदी होती है वो बड़ी नदी में जाकर मिल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, सहायक नदी कहते हैं। तो क्या हुआ था यहाँ पर 4700 वर्ष पहले इन नदियों के किनारे क्या हुआ था, कुछ नगरों मतलब फले फूले, लगभग सिंधु नदी के जो सहायक नदी हो गई, झेलम हो गए, चेनाब हो गए, सतलज हो गए, ब्यास हो गए, इन नदी के आसपास के जो किनारे थे वो 4700 वर्ष पहले क्या हुए थे, फले फूले थे। और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता जो आगे आप पढ़ेंगे आप चैप्टर 3 में, वहाँ भी क्या हुआ था कि जो आरंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ था 4700 वर्ष पहले हुआ था। तो ये दोनों आपको माइंड में रख लेना है, क्योंकि आगे चल के इस चीज़ की दिक्कत ना हो। ओके, तो बात ये है कि मानचित्र पर क्या किया, सिंधु तथा उसकी सहायक नदी के बारे में पता लगाया, तो लगभग 4700 वर्ष पहले इन नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर क्या होते, फले फूले, जबकि गंगा इसकी सहायक नदी तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हो। गंगा व इसकी सहायक नदी, गंगा की सहायक नदी कौन सी हो गई वो भी देख लेते हैं। ये देखो, ये अपन का क्या है, गंगा नदी है। गंगा नदी की जो सहायक नदी हो गई सोन नदी हो गया, इनकी क्या हुआ था, इन नदी पर जो थे आरंभिक नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। ओके, तथा गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन नदी के बारे में भी पता लगाया। तो गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र, जो गंगा के जो दक्षिण का आसपास का क्षेत्र है, देखो ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो जो गंगा है, गंगा के दक्षिण का जो आसपास का क्षेत्र है, ये कहाँ था, गंगा के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। इसी क्लास 6 में आप पढ़ेंगे, 6 में चैप्टर नंबर 6 या 7 में आपको इसके बारे में पढ़ने के लिए मिलेंगे। मगध बड़ी चिसंगे जो थे पता चल जाएगा। तो क्या बताएगा कि गंगा तथा इसकी सहायक नदी जो थे सोन नदी के हमने पता लगाया, तो पता चला गंगा के दक्षिण के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध यानी वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं, बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक जो थे बहुत ही क्या थे, शक्तिशाली थे, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापना किया था, जो देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना किए थे। ओके, फिर हम आगे बात करते हैं। लोगों ने क्या किया था, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से दूसरे हिस्से तक क्या किए थे, यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानियों, नदियों तथा समुद्र के कारण क्या होता था, यात्रा जोखिम भरा होता था। ओके, यात्रा जो था क्या होता था, जोखिम भरा होता था, फिर भी क्या किए थे, यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था। मतलब कि क्या हुआ था, देखिए उपमहाद्वीप क्या होता है वो देखो, जो द्वीप होता है एक लक्ष्य द्वीप हो गया, इससे जो बड़ा होता है इसके चारों ओर पानी जो होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उपमहाद्वीप कहते हैं। तो उपमहाद्वीप के लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक क्या किए थे, यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानी, नदियों तथा समुद्र होने के कारण क्या होते थे, यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी क्या करते, यात्रा करने के लिए असंभव नहीं था। अतः कभी लोग काम की तलाश में थे, तो कभी प्रकृति आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, तो कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र में क्या करने जाते थे, विजय को हासिल प्राप्त करने के लिए जाया करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारियाँ कभी कभी काफिले में, तो कभी कभी जहाज में मूल्यवान वस्तु लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। ओके, फिर बात करते हैं धार्मिक गुरु। धार्मिक गुरु लोग क्या करते, शिक्षा देने के लिए भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे, तथा कासवा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। कुछ लोग नए नए रोचक स्थान को ढूंढने के लिए, चाहे नए नए स्थान की उत्सुकता
कहाँ तक थे? कुछ लोग क्या किए थे, नए नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में तो उत्सुकता बस की यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के क्या कि आप मतलब विचार जानने की अवसर मिला। ओके, देखो लोग बहुत सारे लोग थे, कोई मतलब क्या विजय प्राप्त करने के लिए दूसरे क्षेत्र में जाते थे, तो कोई प्राकृतिक आपदा के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, तो वहाँ पर नए नए लोगों से मिलते थे, तो उन्हें एक दूसरे के विचार जानने के क्या मिलता था, अवसर मिलता था। अब बात करते हैं लोग, आज लोग यात्रा क्यों करते हैं। फिर मानचित्र में एक हम देखेंगे पर्वत हो गए, पहाड़ियाँ हो गए, समुद्र हो गए, उपमहाद्वीप क्या करते हैं, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों को इन सीमाओं को क्या करता पार करना संभव नहीं था, ठीक है ना, संभव मतलब आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा उन्होंने ऐसा कर सके, वो पर्वत की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्र को भी पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग क्या किए, यहाँ आकर बस गए। लोगों के इस आगमन से क्या हुआ, हमारी संस्कृति परंपरा को समृद्ध किया गया और एक लोग जो थे एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को निभाते रहे और अपनाते रहे। कई सौ वर्षों से लोग क्या करते थे, पत्थर तराशने, संगीत रचाने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए लोग क्या करते थे, नए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचार को क्या करते थे, अपनाते थे। ठीक है, अब देखो हम क्या बोलते हैं, देश के नाम के लिए, देश के नाम के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। अब वो सब तो जो था वो ऐसी था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं था, ये इम्पोर्टेंट्स हम अपने देश के लिए पराया इंडिया तथा भारत के नाम से जानते हैं। ठीक है, इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है, सिंधु कहा जाता है। हम अपने देश के लिए क्या करते हैं, इंडिया या भारत जैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। इंडिया जो शब्द है किससे निकला है, संस्कृत इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। हम अपने एटलस में ईरान और यूनान के पता लगाए तो लगभग, जब एटलस में ईरान और यूनान के पता लगाएंगे तो पता चलता है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले क्या हुआ, तो उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा था, हिंदोस। सिंधु को ईरानियों ने क्या कहा था, हिंदोस, अथवा यूनानियों ने क्या कहा था, इंदोस। जबकि नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। सिंधु नदी के जो पूरी नदी जो थे उत्तर पश्चिम से आने वाले, उत्तर हेड हो गया क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो उत्तर पश्चिम से आने वाले ईरानियों तथा यूनानियों ने क्या कहा, इंडिया को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा सिंधु नदी के पूरब में स्थित, सिंधु नदी के पूरब में कौन हो जाएगा, इधर सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को क्या कहा गया था, भारत कहा गया था। कहा गया सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया, सिंधु नदी के पूरब में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में, भारत नाम का भी प्रयोग होता था। भारत मत पढ़ लेना, मेरे साथ पहले यही होता था, भारत पढ़ लिए थे। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग क्या करते थे, एक समूह में किया करते थे, क्या करते थे, एक समूह में किया करते थे। और इस समूह का जो उल्लेख था वो कितने वर्ष पुराना था, लगभग 3500 वर्ष पुराना था, जो कि कीर्ति ऋग्वेद से क्या था, मिलता जुलता था। इसके बाद प्रयोग जो था देश के लिए होने लगा था। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटा छोटा हम क्लिप बना रहे हैं और वीडियो बनाने में थोड़ा बहुत एक दो मतलब चैप्टर बनेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि न्यू चीज़ जो भी होती है ना करने में ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, वो आप लोग भी जान रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वॉइस में हो या फिर पढ़ने में या बोलने में थोड़ा बहुत मतलब कि एक हेटिक ऐसे मतलब कि एक होती है अंदर से एक मतलब पता नहीं उत्साहित वाली बात नहीं होती है, डर मतलब कि वो होता है क्या हम बोल रहे हैं, क्या सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, इस तरह से एक मन में डर बना रहता है। तो ये 2-4 वीडियो बनेगी ऑटोमेटिक मतलब सही हो जाएगा। इसके लिए हम कोई बड़ा बात नहीं है कि ऐसा नहीं है। तो फिर हम मिलते हैं इसी का पार्ट 2 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।